न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। राज ठाकरे के आह्वान पर देवेंद्र फडणवीस भारतीयों को गुलाम बनाने वाली शिक्षा पद्धति। हरियाणा में हुड्डा पर्व से अमित शाह। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राज ठाकरे के आह्वान पर देवेंद्र फडणवीस भी सहमत। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक सभा में महाराष्ट्र के सैनिकों को संबोधित किया। हिंदू नववर्ष यानी गुड़ी पाड़वा के त्योहार अवसर पर मुंबई की दादर स्थित शिवाजी पार्क मैदान पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की परंपरागत गुड़ी पाड़वा रैली का आयोजन किया। मनसे प्रमुख नेता राज ठाकरे ने इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर बात की, तो वही उनकी बातों पे सहमति जताते हुए सीएम का बयान। सर, काल राज ठाकरे बोलले आहेत की इतकं चांगलं राज्य फडणवीसांकडे मिळालेलं आहे, त्यांनी याकडे लक्ष द्यावं. जे काही सध्या राज्यात मुद्दे चालू आहेत ते सगळे करू नये. जर ते असं करत असतील तर आमचं तुम्हाला पाठबळ असेल. निश्चितपणे राज्य चांगलं चालवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे आणि राज्य चालवत असताना सर्वांची मदत घेऊन सर्वांना विश्वासात घेऊनच चालवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मी काल त्यांचं भाषण पूर्ण ऐकू शकलो नाही, पण जेवढं मी ऐकलं त्यात काही महत्वपूर्ण मुद्दे ते बोललेले आहेत. निश्चितपणे त्याच्यावर आम्ही विचार करू, जे काही महत्वपूर्ण मुद्दे त्यांनी मांडलेले आहेत. आणि शेवटी राज्य चालवत असताना सगळ्यांना सोबत घेऊन चालवणं हाच खरं म्हणजे आमचं उद्दिष्ट आहे. संजय राऊत असं बोललेला आहे की महाराष्ट्रातला असेल आणि तुमच्याकडे इशारा होता. संजय राऊत संघ तो निवडेल पुढचा वारसा. ते म्हटले की मोदीचा उत्तराधिकारी अप्रत्यक्षरित्या फडणवीस असं ते म्हटलं. मोदीजींचा उत्तराधिकारी शोधण्याचं कुठलंही कारण नाही. मोदीजी आमचे नेते आहेत. अजून बरेच वर्ष मोदीजी काम करणार आहेत. आमचा सगळ्यांचा आग्रह आहे. आम्ही 2029चे पंतप्रधान म्हणून मोदीजींकडेच बघतो आहे. पूर्ण देश बघतो आहे. त्यामुळे आता अशी चर्चा करणं योग्य होणार नाही. आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये वडील जिवंत असताना मुलांचा विचार होत नाही, करायचाही नसतो. ही सगळी मुघली संस्कृती आहे की वडील जिवंत असताना मुलं अशा प्रकारचा विचार करतात. त्यामुळे आता कोणाचाही कुठेही उत्तराधिकारी निवडण्याच्या वेळही आलेले नाही, तसा प्रश्नही नाही. आणि जोपर्यंत माझा विषय आहे, माझा त्याच्याशी संबंधही नाही. मशिदीवरील भोंगे हटवण्याबाबत राज ठाकरेंनी महाराष्ट्र सरकारला विचार करण्याबाबत 100% जे नियमाच्या बाहेर आहेत आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेला जो आदेश आहे, या आदेशाचं तंतोतंत पालन महाराष्ट्र सरकार करेल. कबरी संदर्भातही राज ठाकरे म्हणाले की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शौर्य होतं आणि ते गाळलं हे दाखवण्यासाठी ते कबर तिथं आहे. बघा, आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे की ही जी काही कबर त्या ठिकाणी आहे ही ASIची प्रोटेक्टेड कबर आहे. त्यामुळे आम्हाला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने 50, 60, 100 वर्षापूर्वी त्याला त्या काळामध्ये 60 वर्षापूर्वी प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काही कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करणं ही आमची जबाबदारी आहे. हे मात्र निश्चित आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण, ग्लोरिफिकेशन आम्ही होऊ देणार. राज्यातील बँकांमध्ये मराठी भाषा वापरली जाते की नाही हे तपासण्याचे आदेश मनसैनिकांना दिलेला आहे. यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. बँकेमध्ये काही घडामोडी होऊ शकते. मला असं वाटतं की ज्या ज्या ठिकाणी मराठी वापरणं आवश्यक आहे त्या त्या ठिकाणी ती वापरली गेली पाहिजे. हा आग्रह असणं हे चुकीचं नाही. फक्त याकरता कायदा हातात घेणं हे मात्र चुकीचं होईल. मला अपेक्षा है कि कोई कायदा हाथ घेणार नहीं। सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा है, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा है, कह रही कि सांप्रदायिकरण हो रहा है शिक्षा का। आरएसएस पर भी उन्होंने निशाना साधा। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है
वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। हो महाराष्ट्रातल्या 4 नद्यांच्या बाबतीत प्रदूषणाच्या बाबतीत देखील राज ठाकरे बोलले। कुंभमेळा येतोय, 4 नद्यांचा देखील त्यांनी काल उल्लेख केला। गोदावरीच्या बाबतीत देखील ते बोललेले आहे। निश्चितपणे महाराष्ट्रातल्या नद्या या निर्मळ झाल्या पाहिजे, त्या अविरल झाल्या पाहिजे असा आमचाही प्रयत्न आहे। याकरता आपण काही मिशन हातामध्ये घेतलेले आहेत। हे काही फार लगेच करण्यासारखे कामं किंवा होणारी कामं नाही आहेत, कारण प्रत्येक महानगरपालिका, प्रत्येक नगरपालिका, प्रत्येक ग्रामपंचायत याचं एफ्लुएंट ट्रीट करावं लागतं, त्यासोबत उद्योगाचं एफ्लुएंट ट्रीट करावं लागतं, वेगवेगळ्या नाल्यांचं पाणी ट्रॅप करून ते ट्रीट करावं लागतं। एक खूप मोठा हा कार्यक्रम आहे, थोडा वेळ खाणारा, थोडा खर्चिक कार्यक्रम आहे, पण हा केलाच पाहिजे या मताचे आम्ही असल्यामुळे याची सुरुवात आम्ही ऑलरेडी केलेली आहे। आणि मला विश्वास आहे की यावेळी ज्यावेळेस आपला कुंभमेळा होईल त्यावेळी कुंभमेळ्यामध्ये पवित्र गोदावरी नदीमध्ये लोक ज्यावेळेस आंघोळीला येतील किंवा स्नानाला किंवा त्या ठिकाणी एक प्रकारे स्नान करण्याकरता येतील त्यावेळी त्यांना स्वच्छ पाण्याचा अनुभव कसा देता येईल हाच आमचा प्रयत्न आहे। एकीकडे पाठिंबा देतात आणि दुसरीकडे लाडकी बहीण योजना बंद होईल असे राज ठाकरे म्हणाले। विजेचे दर 10% जवळपास कमी होत आहे। मी आपल्याला विधानसभेतही सांगितलं होतं की विजेचे दर पुढच्या 5 वर्षात दरवर्षी आम्ही कमी करणार आहोत। त्यानुसार आमची जी पिटिशन आहे ही पिटिशन जी नियामक मंडळ आहे त्यांनी स्वीकारलेली आहे। केवळ ती स्वीकारताना त्याच्यामध्ये काही मला असं वाटतं की कॅल्क्युलेशनच्या संदर्भात त्यांचा आणि आमचे मतभेद आहेत आणि म्हणून आम्ही एक रिव्हिजन देखील त्या ठिकाणी दाखल करणार आहोत। तेवढे कॅल्क्युलेशनचे मतभेद जर दूर झाले तर लोकांना स्वस्त वीज देखील मिळेल आणि त्यासोबत आपली जी कंपनी आहे ही कंपनी देखील जी 70-80 हजार कोटीच्या डेटमध्ये ती पुढच्या 4 वर्षामध्ये आम्ही डेट फ्री देखील करू शकू या दृष्टीने एक रिव्ह्यू पिटिशन आम्ही त्या ठिकाणी दाखल करतो आहोत। मात्र मला आनंद आहे की आम्ही जे रेट कमी करण्याच्या संदर्भात पिटिशन दाखल केलं होतं त्याला मान्यता मिळालेली। आरोपींची घरे पाडणार का असा सवाल ओएसी असा आहे की आता बीडमध्ये पूर्ण शांतता आहे आणि कोणीही जर शांतता भंग करणार असेल तर त्याच्यावर सारखीच कारवाई केली जाईल। लाडकी बहीण योजना बंद केली जाईल। अगली खबर, भारतीयों को गुलाम बनाने वाली शिक्षा पद्धति। अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाने वाली शिक्षा पद्धति लाई थी। अब उसमें बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो उससे किसी को दुख होने का कारण नहीं। सोनिया गांधी जी को इसकी पूरी जानकारी लेकर भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा बयान सीएम देवेंद्र फडणवीस जी का आया है। आगे सुनिए। कह रही कि सांप्रदायिकरण हो रहा है शिक्षा का, आरएसएस पर भी उन्होंने निशाना साधा। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। अगली खबर, हरियाणा में हुड्डा परिवार से अमित शाह। हरियाणा के हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराजा अग्रसेन प्रतिमा और विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। हुड्डा पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र को नौकरी खर्ची और पर्ची चलती थी। हमने 80,000 नौकरियां दी हरियाणा की। हिसार में एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब हमारे पास ऐसे लोग होते हैं तो जो समान सिद्धांतों पर चलते हैं और काम करते हैं तो क्या होता है। पहले हरियाणा जातिवाद के कारण नौकरियों में भ्रष्टाचार के कारण बदनाम था, लेकिन भाजपा ने राज्य में 80,000 नौकरियां दी और साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं की। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर 75 साल से जो 60 करोड़ गरीबों की फौज इस देश में बनी थी
उसमें से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर एक 10 साल के अंदर ही ले जाने का काम किया। 4 करोड़ आवास बनाए, मतलब 20 करोड़ लोगों को छत देने का काम किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है। 11 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा देकर धुआं मुक्त घर बनाने का काम किया। 12 करोड़ परिवार इस देश में 2014 तक शौचालय विहीन थे। उस परिवार की बच्चियों की कल्पना करिए जहां शौचालय नहीं होता है। हम शहर में रहते हैं, हमें कल्पना नहीं है उसकी, मगर जिस परिवार में शौचालय नहीं होता है, इसकी माताएं बहनें बच्चियां किस तरह से जीती होगी। आजादी के 70 साल के बाद 12 करोड़ घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। और आज मैं अभिनंदन देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को कि देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार हमारी हरियाणा सरकार बनी। 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल दिया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और मित्रों, इसके साथ साथ ऊर्जा हर घर में पहुंचाई और अब कोऑपरेटिव के माध्यम से हर घर के अंदर स्वरोजगारी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर कई सारे क्षेत्र के अंदर आमूलचूर परिवर्तन आए। और आज मैं जब यहां आया हूं तब अस्पताल के प्रांगण में, मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में मेरा कार्यक्रम है, तब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के स्वास्थ्य की चिंता करी। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, बच्चे तो ढेर सारी चीजें रिसर्च कर भी डाउनलोड करते हैं, मगर आप भी ये सारी योजनाओं को एक मोतियों की माला बनाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी दूरदर्शिता के साथ काम हुआ है। सबसे पहले हर घर में गैस का सिलेंडर दिया। इसका सीधा रिश्ता महिला की, माता की स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। जो चूल्हा फूंककर रसोई बनाती थी वो माता 25-30 साल में उसके फेफड़े अकाल फाइब्रोसिस से ग्रस्त हो जाते थे। 400 सिगरेट जितना धुआं इसके फेफड़े में हर रोज पहुंच जाता था। तो 12 करोड़ घर में जब आप गैस का सिलेंडर पहुंचाते हो तो वो घर को धुएं से मुक्त करते हो। 12 करोड़ परिवारों में आप जब शौचालय देते हो तो स्वच्छता के कारण पूरे परिवार तो छोड़िए, पूरे गांव का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके बाद में योग मिशन आया। योग वो हमारी महान परंपरा है जो दवाई वगैरह के जीवन को सार्थक करती है और सालों से उसको भुला दिया गया था। आज न केवल भारत, पूरा विश्व योग से मानव के मन, शरीर और आत्मा तीनों के स्वास्थ्य के। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे COS TV पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।